जय हिंद साथियों, बीजी ऑफिशियल सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो हम लोगों का संविधान निर्माण का सेशन चल रहा है, तो हमने पिछले वीडियो में जो संविधान सभा की ऑफिशियल अनऑफिशियल मांग थी, यानी कि अनौपचारिक जो मांग थी, उसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत और गहनता से अध्ययन किया है। और आज जो वीडियो होने वाली है, उस संविधान के निर्माण में जो संविधान सभा की मांग होती है, उसमें ऑफिशियल रूप से कैसे कैसे मांग होती है, इन सारे मुद्दों को देखेंगे। और आज ही की वीडियो में अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, इन सारे मुद्दों पे गहनता से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मांग होती है 1934 में, 1934 में मनवेंद्र नाथ राय, 1934 में मनवेंद्र नाथ राय, इनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है MN राय, ठीक है ना। इन्होंने संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन का विचार, यानी कि संविधान सभा के गठन का विचार इन्होंने 1934 में प्रस्तुत किया। और ये वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। ये जो थे वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। यहाँ पे ये जो वामपंथी है, ये फ्रांस की क्रांति में हमें कहीं ना कहीं ये शब्द सुनने को मिलता है। आपको पता है कि 18वीं सदी में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, इस फ्रांस की क्रांति में एक स्टेटस जनरल होता था। स्टेटस जनरल का मतलब है कि एक सभा होता था। जैसे आज का संसद है, तो संसद में सभा लगती है, प्रतिनिधि बैठते हैं, सांसद लोग बैठते हैं। वैसे ही ये जनरल स्टेटस जो होता था, एक सभा होती थी। और इसमें से जो राजा के विचारों से सहमत थे, मतलब जो राजतांत्रिक व्यवस्था और साम्राज्यवादी व्यवस्था ऐसा चाहते थे, वो राजा के राइट साइड में बैठते थे, यानी कि दक्षिण में बैठते थे, दक्षिण साइड में बैठते थे, दाहिने ओर बैठते थे, ठीक है ना। और उनको दक्षिणपंथी कहा गया। जो राजा के दक्षिण में बैठते थे, यानी कि जो मजाक समझिए कि जो सामंत लोग थे, पादरी लोग थे, जो राजा की चटकारिता करते थे, ठीक है ना, वो राजा के दाहिने तरफ बैठते थे। और जो राजा के विचारों से सहमत नहीं थे, उनको लगता था कि चाहे सामान्य हो, चाहे कुलीन वर्ग हो, या फिर किसान हो, निम्न कोटि का किसान हो, सबको एक तरह का अधिकार मिलना चाहिए, किसी को जन्मजात अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और राज्य में संघीय व्यवस्था हो, जितने भी टैक्सेस हो सब पे समान रूप से लगाया जाए। ये लोग जो चाहते थे और राजा के विचारों के खिलाफ थे, वे राजा के बाएं तरफ बैठते थे। उनकी सभाएं जो लगती थी राजा के बाएं तरफ लगती थी, और उन्हीं को वामपंथी कहा जाता था। उससे संबंधित व्यक्तियों को वामपंथी कहा जाता था। और कहीं ना कहीं ये भारत में भी ये चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो जो भारत में वामपंथी आंदोलन चलाया गया था, जिसमें सभी जातियों को एक तरह समान दर्जा मिले, समान अधिकार मिले, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके, ठीक है ना। तो ऐसे में ये अग्रणी नेता थे। मनवेंद्र नाथ राय जो थे वामपंथी के प्रखर नेता थे, ठीक है ना। तो इन्होंने 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किया। उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की आधिकारिक मांग किया। नोट करिएगा, आधिकारिक रूप से क्या किया, संविधान सभा के गठन की मांग की, ठीक है ना। समय बीता 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। और उन्होंने क्या कहा, सुनिए इस बात को। नेहरू जी ने कहा कि ये जो संविधान का निर्माण होगा, यानी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर
चुनी गई संविधान सभा द्वारा होगी, संविधान सभा द्वारा होगी। और एक बात इन्होंने और यहाँ नोट करिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात कही कि इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है ना। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से आधिकारिक रूप से मांग की कि स्वतंत्र भारत के जो संविधान का निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनी गई संविधान सभा के द्वारा होगा, और इसमें कोई भारत के अलावा दूसरा कोई भी, जैसे ब्रिटेन का कोई भी सांसद हो, चाहे वायसराय हो, चाहे गवर्नर हो, कोई भी दूसरा इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। इन्होंने ये मांग की, और इनकी मांगों को पहली बार अगस्त प्रस्ताव 1940 में जब आया तो संविधान सभा की जो मांग थी इनको स्वीकृति मिली। लेकिन अब 1938 से लेकर 1940 तक आने में बहुत समय लग जाता है, ठीक है ना। इनके बीच जो घटनाएं हो रही हैं उनको हम देखते हैं कि 1938 में ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग की संविधान सभा की, तो कैसे उसको स्वीकृति मिल जाती है। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव कैसे आता है और कैसे उनकी मांगों को स्वीकृति मिल जाती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को देखने के लिए तो अभी हमको अगस्त प्रस्ताव पे आने से पहले हम ये देखते हैं कि 1938 से लेके 1940 के बीच घटनाएं क्या घटती हैं। पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या मजबूरी थी ब्रिटेन के पास। अब जाहिर सी बात है, वैसे तो ब्रिटेन मानने वाला था नहीं, वो तो कभी नहीं चाहता था कि भारत को छोड़े। भारत एक ऐसा उसका उपनिवेश था, ऐसा उसका गुलाम देश था भारत, जिसको कभी वो छोड़ने के लिए मंजूर नहीं था। तो क्या कारण है कि ब्रिटेन को छोड़ना पड़ा और ये बात माननी पड़ी कि भारत में एक संविधान सभा होगा। इसको समझते हैं। देखिए, आपको पता है कि 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। यानी कि 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। इसके पिछले वीडियो में जब हमने को पढ़ाया था तो बताए थे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, जो 1914 से 18 के बीच चलती है। नवंबर 1918 में जर्मनी अपने आप को सरेंडर कर देती है। जो मित्र राष्ट्र में रूस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, ठीक है, फ्रांस है, इनके सामने जो है जर्मनी क्या करती है, उनको सरेंडर कर देती है और वर्साई की संधि होती है। और उस वर्साई की संधि में जर्मनी को इतना दबा दिया जाता है कि जर्मनी की जो आर्थिक ढांचा है एकदम चरमरा जाती है, टूट जाती है उसकी आर्थिक ढांचा, ठीक है ना। उसके क्षेत्रों को कई खंडों में बांट दिया जाता है। जो उसके सामरिक महत्व वाले क्षेत्र हैं, जिसमें उसकी आर्थिक क्रियाएं डिपेंड होती है, उन क्षेत्रों को, जहाँ से लोहा, कोयला आदि ये जो क्षेत्र हैं, इनको क्या किया जाता है, दूसरे देशों में बांट दिया जाता है। और इन पर प्रतिबंध लगाया जाता है जर्मनी पे कि वो सीमित सैनिक रख सकता है। और राइन नदी वाला जो क्षेत्र था उसमें 20 सालों तक फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब देशों के सैनिक वहाँ पे कब्जा बनाए हुए थे। और ये जो संधि थी ज़बरदस्ती थोपा गया था, और जर्मनी को कहा गया था कि वो अपने मर्जी से किसी भी देश पे अधिकार नहीं कर सकता, किसी भी देश पे आक्रमण नहीं कर सकता। उस संधि में थोपा गया था। लेकिन अब उदय किसका होता है। आप लोगों को पता है कि जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था तो हिटलर का नाम आप लोग सुना होंगे, एडोल्फ हिटलर, ठीक है ना। एडोल्फ हिटलर मात्र 25 वर्ष का था और ये प्रथम विश्व युद्ध में सेना का कार्य किया था। सारी गतिविधियों से परिचित था, सब कुछ देख चुका था हिटलर। इन लोगों की करतूतों से एकदम ऊब गया था, सारी चीज़ें देख चुका था। और 1919 में उसने सेना से इस्तीफा दे दिया, सेना से रिजाइन कर लिया और अपनी पार्टी बनाने में लग गया। 1922 से उसने अपनी पार्टी बनाई। उसके पार्टी का नाम था नाजी पार्टी, ठीक है ना, नाजी पार्टी। ये एडोल्फ हिटलर के पार्टी का नाम है, नाजी पार्टी, ठीक है ना। लिख देता हूँ इसको, हिटलर खाली जानिए, हिटलर, एडोल्फ लिखने की जरूरत नहीं है। हिटलर ही ऐसा नाम अपने आप में है कि सारे इतिहास को बता देता है, ठीक है ना। हिटलर ही, आपको अभी अंदाज़ा लग जाएगा। हिटलर के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे, कितना क्रूर था और कितना खतरनाक चांसलर था हिटलर, ठीक है ना।
तो 1922 में अपनी पार्टी बना लेता है और पार्टी बनाने के बाद 1933 में, यहाँ ध्यान देखिएगा, डेट याद रखिएगा इसको, 1933 में जर्मनी का चांसलर बन जाता है। जर्मनी का चांसलर कौन बनता है? हिटलर बनता है। 1930 में वहाँ जितने भी जर्मनी का एम्पायर है सब पे हिटलर का कब्जा बन जाता है और हिटलर वहाँ का सम्राट बन जाता है। 1933 में जब ये चांसलर बनता है तो उसके कुछ सालों बाद, ठीक है ना, 1938 में मार्च 1938 में, डेट याद रखिएगा, मार्च 1938 में इसने क्या किया? सबसे पहले ऑस्ट्रिया पे कब्जा किया। अब देखिए ये जो नियम कानून वर्षा की संधि हुई थी, जो ज़बरदस्ती इस पर थोपी गई थी, उन सारे नियमों के खिलाफों को हिटलर कुचल के रख देगा। ठीक है ना। क्या किया? मार्च 1938 को सबसे पहले ऑस्ट्रिया पे इन्हें कब्जा किया। एक साल बाद मार्च 1939 को इसने फिर से एक देश पड़ता है चेकोस्लोवाकिया, ये देश का नाम है। ठीक है ना, यूरोप में पड़ता है ये देश। मार्च 1939 में इन्होंने फिर चेकोस्लोवाकिया पे आक्रमण कर दिया और 1 सितंबर 1939 को इसने क्या किया? पोलैंड पे आक्रमण किया और वहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। ठीक है ना। वर्साय की जितनी भी संधियाँ थी जबरदस्ती थोपी गई, सबका उल्लंघन कर डाला हिटलर ने। उन्होंने सीधे मना किया कि हम वो जो संधि है अपमानजनक संधि थी, वो जो संधि थोपी गई थी जर्मन के लिए एक अपमानजनक संधि थी और हिटलर के दिल में ये बातें चुभ रही थी और जैसे सत्ता में आया अपना चांस दिखाने लगा, जो उसको चांस मिली उसके सारे प्रतिक्रिया अपना करने लगा। ठीक है ना। तो 1 सितंबर 1939 को पोलैंड क्या करता है? पोलैंड पे आक्रमण करने के बाद जर्मनी का, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। अब हम इन चीज़ों को अपने संविधान सभा से क्या ताल्लुक है, इनसे कैसे जोड़ के देखते हैं, तब उनको समझते हैं। देखिए, जब 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पे आक्रमण कर दिया तो 3 सितंबर, डेट याद रखिएगा, 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध में कौन शामिल हो जाता है? ब्रिटेन। अब आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि क्या माजरा है। अपने संविधान सभा से 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन कूद जाता है। ठीक है ना। और ब्रिटेन जब इसमें भाग लेता है, द्वितीय विश्व युद्ध में सक्रिय होता है, तो उसको अब जानते हैं कि अब ये भारत के ऊपर पूरा डिपेंड था। प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था तब भी और द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा था तब भी। इसकी सेनाएं और सत्ता जो थी सिर्फ भारत से ही पूरा होने वाली थी। भारत उसकी सैन्य सहायता में भरपूर मदद कर सकता था। और ब्रिटेन ने 3 सितंबर 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ तो उसने भारतीयों से क्या कहा कि आप सेना में हमारी सहायता करिए। गांधी जी से कहा, अब इस समय जो है ब्रिटेन संकट में है, उसने गांधी जी से कहा कि हमारा सैनिक सहायता करिए। ठीक है ना। क्योंकि हम प्रसारवादी जो नीति है, कौन सी नीति? प्रसारवादी नीति। सुनिए ध्यान से, ये जो प्रसारवादी नीति जर्मनी की है इसके हम खिलाफ हैं। हम तो साम्राज्य के खिलाफ हैं, साम्राज्य के खिलाफ हम युद्ध लड़ रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है ना। तो हमारी आप सहायता करिए। तो गांधी जी ने ठीक समझा, उसने कहा कि अगर दुश्मन अगर संकट में हो तो उस समय अगर कोई भी आंदोलन करना, उसकी सहायता न करना, ये कहीं ना कहीं गलत बात है। ठीक है ना। अगर दुश्मन संकट में हो तो क्या करना चाहिए? कम से कम उसके संकट का तो फायदा ना उठाया जाए। ठीक है ना। तो गांधी जी ने कहा कि अगर इस समय हम उसकी सहायता नहीं कर सकते तो कोई आंदोलन भी नहीं करेंगे। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र, यहाँ गांधी जी का विचार क्या था, इसको लिखते हैं। गांधी जी, ठीक है ना। यहाँ गांधी जी का विचार था कि इस समय ब्रिटेन का हम क्या कर सकते हैं, कोई अगर मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कोई आंदोलन भी ना करें। ठीक है ना। इस समय हमारा जो सम्राट है संकट में है और इस समय हम कोई आंदोलन छेड़ देते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, ये सम्राट के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है ना। तो आंदोलन न करने का लिए आंदोलन न किया जाए। ठीक है ना। एक बात गांधी जी ने कहा। लेकिन सब तो गांधीवाद विचारधारा के थे नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोले क्या? सुभाष को ऐसे लिखते हैं, सुभाष चंद्र बोस।
सुभाष चंद्र बोस। नेताजी ने कहा कि यही हमारे पास एक चांस है, ये ऐसा चांस है जिसमें हम हो सकता है भारत को पूर्ण रूप से आज़ाद करा सकें। अभी ब्रिटेन चंगुल में आ गया है द्वितीय विश्व युद्ध के, तो यही एक मौका है, इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। इस मौका का ये फ़ायदा उठाया जाए कि हम अपने देश में कोई बहुत बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, जिससे ब्रिटेन परेशान होकर कोई ना कोई हम लोगों के लिए अच्छी नीतियाँ लाएगा, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि आंदोलन करना चाहिए। और वहीं पे मुस्लिम लीग ने क्या कहा, इसको थोड़ा इधर देखते हैं, यहाँ से यहीं पे मुस्लिम लीग, अब मुस्लिम लीग की एंट्री होती तो मुस्लिम लीग ने कहा कि हम आपकी सहायता करेंगे। उसने कहा कि हम आपके युद्ध में भरपूर सहायता करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, और वही शर्त जो है आज के समय तक 1945 तक 46 तक एक बहुत बड़ा समस्या बनती गई। देखिए मुस्लिम लीग की क्या डिमांड थी कि युद्ध में शामिल तो होगा, लेकिन उसकी शर्त क्या है, उसकी शर्तें क्या है उसको देखिए। उसने कहा कि कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कोई भी डिमांड हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी भी मांग पर सहमति तभी दिखाई जाए जब मुस्लिम लीग उससे क्या हो, सहमत हो। यानी कि आप कोई भी संवैधानिक परिवर्तन करते हैं, संवैधानिक परिवर्तन का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, संवैधानिक इसको लिखते हैं कि अगर संवैधानिक, ठीक है ना, संवैधानिक अगर कोई भी परिवर्तन किया जाए तो क्या किया जाए, उसमें मुस्लिम लीग से परमिशन लिया जाए। मुस्लिम लीग के सहमति के बिना कोई भी संवैधानिक परिवर्तन न किया जाए। यहाँ संवैधानिक परिवर्तन का मतलब 1935 से जो भारत शासन अधिनियम है, ठीक है ना, अगर उसमें भी कोई परिवर्तन किया जाए तो वहाँ मुस्लिम लीग से परमिशन लिया जाए। तो ये अंग्रेज़ों के लिए अच्छी बात है, अंग्रेज़ों के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो जानते हैं कि हमेशा अपने भारत के हित के बारे में बात करेगा। वो तो पहले से 1928 से ही और 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये अंग्रेज़ों के लिए बहुत अच्छी बात थी कि अल्पसंख्यकों के मत के अनुसार ही कोई हम नियम कानून पारित करेंगे, ठीक है। उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। उसके बाद जो है ब्रिटेन ने क्या गलती किया उसको देखते हैं, तभी हम इसको मिटाते हैं, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं कि ब्रिटेन ने क्या किया। तो अंग्रेज़ों ने गलती क्या किया है यहाँ पे, इसको देखते हैं, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के परमिशन के बिना, पहले इसको सुनते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के परमिशन के बिना उन्होंने उन 11 प्रांतों में, जहाँ पे 8 प्रांतों में कांग्रेस ने इलेक्शन के माध्यम से अपनी सीटें प्राप्त की थी, वहाँ पे विजय हुआ था और वहाँ पे एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शासन था। उन प्रांतों से भी कांग्रेस से बिना पूछे, बिना सहमति से, ठीक है ना, सैनिकों को युद्ध में झोंक दिया, ठीक है। तो इसके उपलक्ष्य में क्या होता है कि 22 अक्टूबर 1939 को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अपना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है ना, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है 22 अक्टूबर 1939 को इस्तीफा दे देता है। इस्तीफा देने का इसका कारण समझिए, अभी जो आप लोगों को बताए हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या किया था, इसको पहले समझिए कि इसको परमिशन क्यों लेनी पड़ी। आखिर में भी समझ लीजिए कि ब्रिटिश को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से परमिशन क्यों लेनी पड़ी। तो इसके पीछे का कारण ये है कि 1937 में एक चुनाव हुआ था। वो चुनाव जो हुआ था 11 ब्रिटिश प्रांतों में हुआ था। इसमें लिख देते हैं कि 11 जो ब्रिटिश प्रांत थे, ठीक है ना। आप लोगों को पता है कि उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत थे और लगभग 562 या 600 के लगभग में देसी रियासतें थीं और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांत थे जहाँ पे कमिश्नरी शासन रहता था, ठीक है ना, जिसमें है दिल्ली, कुर्ग, राजस्थान, मेवाड़, ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये 4 जो हैं संयुक्त प्रांत थे और 11 ब्रिटिश प्रांत थे। उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसमें पहला था मद्रास,
दूसरा मुंबई। ये इसलिए लिख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे तो उसमें ये भी चीज़ें आएंगी सामने, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, पहला मद्रास, दूसरी मुंबई, और फिर है संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत। फोर्थ नंबर है बिहार, फिर है अपना मध्य प्रांत, मध्य प्रांत। उसके बाद है उड़ीसा, फिर है 7 नंबर पे पंजाब। उसके बाद है सिंध, फिर उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, सीमांत प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। फिर 10 नंबर पे है असम, और 11 नंबर पे है बंगाल, ठीक है ना। तो ये जो 11 प्रांत हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, 11 प्रांत क्या थे? ये ब्रिटिश प्रांत थे, मतलब यहाँ पे गवर्नर का शासन होता था। बाकी जो रियासतें होती थी वहाँ पे जो स्थानीय शासक होता था, राजा होते थे भारत के, उन लोगों का शासन होता था, मतलब उसी राज्य में। केंद्र पे शासन तो था ही ब्रिटिश का, ठीक है ना। तो इन 11 प्रांतों में बंगाल को अगर छोड़ दिया जाए और पंजाब को छोड़ दिया जाए, बाकी 8 प्रांतों में क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इलेक्शन जीता था, और बहुत अच्छे से जीता था, पूर्ण बहुमत से इसकी सरकार बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ठीक है ना। अब इन राज्यों से भी उसने सैनिकों को युद्ध में झोंक दिया, और इससे परेशान होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक कष्ट था कि जब सरकार हमारी बनी है, जब सरकार बनने से पहले इसने तय कर लिया था कि अगर यदि सरकार हमारी बनती है तो इसमें ब्रिटेन के कोई सांसद या फिर कोई गवर्नर, कोई वायसराय, ठीक है ना, या कोई भी व्यक्ति जो ब्रिटिश हो, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसा शासन चलाएंगे हम आंतरिक रूप से, वो हमारा ही शासन होगा, ठीक है ना। ये नीतियाँ जब पहले ही तय हो गई थी तो ब्रिटेन को ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन ब्रिटेन ने ऐसा किया। उसको लगा कि इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, हम तो विस्तार नीति के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम तो दूसरे देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, और भारत कहीं ना कहीं अहिंसकवादी है, ठीक है ना, मतलब महात्मा गांधी की नीतियों पे चलने वाला है, तो इसने ऐसा किया। लेकिन यहाँ पे देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र के जब सामने बात आई, तो नेताजी सुभाष चंद्र ने जवाब क्या देते हैं? उन्होंने कहा कि जब तुम खुद अपना विस्तार नीति की योजना अपनाए हो, जैसे भारत को खुद तुम गुलाम बनाए हो, भारत में तुम्हारा खुद उपनिवेश है, तो तुम दूसरे की कैसे रक्षा कर सकते हो? तुम पहले हमें आज़ाद करो, तब जाके पोलैंड को बचाओ, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि आप करो तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला, तो वही वाला यहाँ पे कहानी है, ठीक है ना, कि वो कर रहे हैं तो उनको नहीं पता है कि हम विस्तार नीति की अपनाए हैं, हम विस्तार नीति वाला भावना अपनाए हैं, लेकिन जैसे भारत के संदर्भ में आता है तो ये भूल जाते हैं ये बातें, ठीक है ना। 22 अक्टूबर 1939 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद आगे की कहानी समझिए। उसी में मुस्लिम लीग के बताएं अभी बारे में आपके, कि मुस्लिम लीग ने क्या किया? ये डिमांड कर दिया कि अगर कोई भी नियम, कोई भी संवैधानिक परिवर्तन हो तो क्या किया जाए? हमारी परमिशन लिया जाए, ठीक है ना। आगे कहानी क्या बनती है कि मार्च 1940 में, मार्च 1900 यहाँ पर लिखते हैं, मार्च 1940 में, ठीक है ना, रामगढ़ अधिवेशन होता है। रामगढ़ बिहार में पड़ता है। रामगढ़ अधिवेशन होता है, और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो हैं, इसके क्या बनाए जाते हैं? अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और इसी अधिवेशन में कहा जाता है, मांग होती है कि यदि ब्रिटिश हमें आंतरिक सरकार बनाने दे, ठीक है ना, और एक संविधान का निर्माण करने दे, एक संविधान सभा बनाने दे, तो हम क्या करेंगे? पूर्ण रूप से ब्रिटिश युद्ध में, मतलब जो विश्व युद्ध हो रहा है उसमें ब्रिटिश की ओर से हम उसका साथ देंगे, ठीक है ना। और ये नीतियाँ तब तक, अब यहाँ इसका कंडीशन समझिए, ब्रिटेन का उस समय कंडीशन क्या था जब ये अधिवेशन हुआ था। उस समय वहाँ पे सरकार बनी थी विंस्टन चर्चिल की, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है। और सरकार किसकी है? वहाँ के पीएम बने विंस्टन चर्चिल। ये वही विंस्टन चर्चिल है जिसने गांधी जी को
अर्धनग्न फकीर कहा था। यही विंस्टन चर्चिल है, ठीक है ना। ये इसके साम्राज्य में जब इसका शासन आया 1940 में, ठीक है ना, मई 1940 में जब एक कंजर्वेटिव पार्टी से ब्रिटेन का पीएम बनता है, तभी से भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसने कभी भी भारत के बारे में हित नहीं चाहा। इसका मानना था कि इंडिया ही एक ऐसा हमारा उपनिवेश है जहाँ से हमारी सभी मांगें पूरी हो सकती हैं, सारी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। इसने भारत के बारे में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, ठीक है ना। अब ये विंस्टन चर्चिल की सरकार बनती है और इसने तुरंत इन मांगों को, जैसे मांग हुई यहाँ अध्यक्षता में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में जैसे मांग होती है कि हम ब्रिटेन की सहायता करेंगे, लेकिन ब्रिटेन हमारी आंतरिक सरकार बनाने दे और संविधान सभा बनाने दे, वैसे ही इन्होंने 8 अगस्त, अब देखिए अगस्त प्रस्ताव के बारे में क्या देखते हैं कि 8 अगस्त 1940 को, 8 अगस्त 1940 को, उस समय यहाँ भारत के वायसराय थे, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो को इसने पत्र लिखा और लॉर्ड लिनलिथगो ने क्या किया, एक प्रस्ताव पेश किया। अगस्त महीने में प्रस्ताव पेश किया, तो इसलिए इसको जाना जाता है अगस्त प्रस्ताव के नाम से, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अब सुनिए इस अगस्त प्रस्ताव में क्या डिमांड थी, ठीक है ना। जानते हैं कि अगस्त प्रस्ताव में एक्चुअली में हुआ क्या था, वो प्रस्ताव में लिखा क्या था। तो सबसे पहली बात उसमें ये लिखी थी कि भारत को हम डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे। इस प्रस्ताव में पहली चीज़ लिखी थी कि भारत को हम डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे, ठीक है ना। दूसरी बात इन्होंने कही कि वायसराय के जो कार्यकारिणी परिषद है, वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद, आपको पता है कि जब वायसराय हुआ था तो उसके लिए 4 परिषद होती थी, 4 अध्यक्षों की, मतलब लोगों की परिषद होती थी जो इसके बारे में कार्य करती थी। तो वायसराय के जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें क्या होगा, उसमें भारत भी सदस्य बनेगा, ठीक है ना। अब तीसरी डिमांड इनकी थी, मतलब तीसरा प्रस्ताव क्या था कि युद्ध समाप्त होने के बाद, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये सब तभी लागू होगा, इस जितनी भी चीज़ें हैं युद्ध समाप्त होने के बाद ही लागू होने वाला है। युद्ध समाप्ति के बाद भारत को संविधान सभा निर्माण करने पर विचार किया जाएगा, ठीक है ना। अब इसको नोट करिएगा, ये पहली बार, अब तक के इतिहास में ये पहली बार ऐसी घटना है कि जब ब्रिटेन ने माना कि भारत में क्या होगा, एक संविधान सभा होगा, इस पे विचार किया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कब? युद्ध के बाद। ये अगस्त प्रस्ताव में हुआ था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ये पूछता भी एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि अगस्त प्रस्ताव में ही ब्रिटेन ने ये माना कि भारत में क्या होगा, एक संविधान सभा का निर्माण होगा। लेकिन ये जो इनका प्रस्ताव था किसी को भाया नहीं, ठीक है ना, सब लोगों ने इसका बहिष्कार किया। आप लोग खुद सोचिए कि भारत को हम डोमिनियन स्टेटस का दर्जा प्राप्त देंगे, भारत को मतलब डोमिनियन स्टेटस बना देंगे। तो पिछली वीडियो हम लोगों ने पढ़ा दिया था कि 1928 में ही डोमिनियन स्टेटस का दर्जा भारत चाहता था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, ठीक है ना। और महात्मा गांधी ने घोषणा कर दिया कि अगले अधिवेशन, यानी कि 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, अगर वहाँ तक अगर डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं मिलता है तो हम अपने आप को पूर्ण स्वराज घोषित कर देंगे, अपने आप को पूरा स्वतंत्र मान लेंगे, ठीक है ना। तो अब तो हम पूर्ण स्वराज को उतर आए हैं, अब हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए नहीं, ठीक है ना। इसलिए ये नीतियाँ क्या हो जाती हैं, इनकी यहीं पे खारिज हो जाती हैं और इसको कोई नहीं मानता है। दूसरा कह रहा है कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में, ठीक है ना, परिषद में
ठीक है ना, जिसमें क्या होंगे, उसमें भारत के भी क्या होंगे, सदस्य बनेगा, उसमें भारत के लोग भी उसमें सदस्यता लेंगे। तो ये जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, इसमें भारत अच्छी तरह जानता था कि इसमें जो चटकारिता करने वाले हैं वही लोग जाएंगे, जो ब्रिटेन की जो नीतियां हैं उसी को मानेंगे, ब्रिटेन उन्हीं को मनवाएगा, इसलिए ये भी खारिज हो जाता है। और तीसरी बात है कि युद्ध समाप्ति के बाद संविधान सभा का निर्माण, इसके पहले भी बहुत वादे कर लिए थे लेकिन कुछ हुआ नहीं, ठीक है ना, तो ये भी नियम का खारिज हो जाता है। भारत चाहता था कि तुरंत ये शासन हमको मिलना चाहिए, तुरंत हमको सत्ता हमारी हाथ में आनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि भारत इन सारे वादों से एकदम तंग हो गया था। आगे क्या घटनाएं घटती हैं, ब्रिटेन कैसे मानता है, जब ये नियम इसकी खारिज हो जाती है तो आगे क्या होता है, अब उसको देखते हैं, इसको मिटाते हैं, तब तक इसको लिख लीजिएगा। तो इस तरह से क्या होता है, ब्रिटेन का अगस्त प्रस्ताव खारिज हो जाता है भारतीय की तरफ से, भारतीय इनकार कर देते हैं उस प्रस्ताव को लेकर और वापस चला जाता है। फिर कैसे मानता है, क्रिप्स मिशन में कैसे मानता है उसको समझते हैं। 1941 मार्च 1941 तक जर्मनी, देखिए उधर जर्मनी अपना युद्ध जो है जारी रखा है। जर्मनी ने बेल्जियम, हॉलैंड जैसे यूरोप के कई देश, जैसे जर्मनी नहीं है इसमें, पोलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रिया और यहाँ तक कि फ्रांस भी, और अन्य लिथुआनिया, लिथुआनिया, बेलारूस, ऐसे देशों पे क्या किया था, मार्च 1941 तक जर्मनी ने क्या किया था, उस पर अधिकार जमा लिया था। और अंत में क्या देखते हैं कि 22 जून 1941 में इसने क्या किया, यूएसएसआर पे ने क्या किया, कब्जा कर लिया, जिससे पूरे यूरोप में हाहाकार मच गया। जब यूएसएसआर पे कब्जा किया जर्मनी ने तो ब्रिटेन की हालत एकदम से गड़बड़ा गई। अब इसको एकदम सख्त ज़रूरत है, भारतीय सेनाओं की इसकी बुरी तरह से ज़रूरत है, क्योंकि यूएसएसआर आप जानते हैं जिसको आज हम रूस कहते हैं, उस समय यूएसएसआर में 15 देश शामिल थे, 15 देश। ये तो 1991 में अलग हुए हैं 15 देश, ठीक है ना। इतना बड़ा हमारा यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था, ठीक है ना, और उस पर क्या किया था, जर्मनी ने अधिकार कर लिया था। इधर जापान भी क्या किया था, इंडोनेशिया, फिलीपींस, और मलाया द्वीप, मलाया पेनिनसुला से जितने भी संबंधित देश हैं, मतलब जो दक्षिण पूर्वी एशिया में पड़ते हैं, उन देशों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। और इन्होंने टारगेट बनाया, ये जापान ने क्या टारगेट बनाया, इसका मेन टारगेट क्या था, ब्रिटेन का उपनिवेश, ठीक है ना। इसने ब्रिटेन के जितने भी उपनिवेश थे सबको टारगेट बनाया। और आपको पता है कि 7 दिसंबर, यही जापान है, जब 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के पर्ल हार्बर नामक एक जहाजी बेड़ा था, जो अटलांटिक महासागर में पड़ता है, पर्ल हार्बर ये जो जहाजी बेड़ा है, उसने उसको क्या किया, अचानक में उसको एक ही पल में 7 दिसंबर 1941 को क्या किया, उसको नष्ट कर डाला। अब जो है पूरे यूरोप में, अब पूरे उत्तरी अमेरिका में हाहाकार मच जाता है, ठीक है ना। ब्रिटेन की स्थिति और मित्र राष्ट्र की स्थिति जो है जर्मनी के आगे क्या हो जाती है, एकदम ढीली पड़ जाती है। जर्मनी युद्ध में जीत रहा था, अब इसके पास एक ही मामला आता है। और आगे देखिए कहानी क्या हुई, आगे कहानी तब एकदम गंभीर हो गई जब मार्च 1942 को, ध्यान रखिएगा ये डेट, मार्च 1942 को जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने रंगून पे कब्जा कर लिया। और उसके बाद उसका मेन टारगेट था भारत, ठीक है ना। वो रंगून क्षेत्र में देखिए, अगर मैप से देखेंगे यहाँ पे तो ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है ना, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पड़ता है इंडोनेशिया, फिलीपींस, इधर जापान पड़ता है, और ये जो म्यांमार वाला इस पे यहाँ पे कब्जा हो गया था मार्च 1942 में। और इसका अगला पड़ाव क्या था, भारत, ठीक है ना। अब ब्रिटेन, मतलब जो विंस्टन चर्चिल था ब्रिटेन का पीएम, वो किसी भी हालत में भारत को छोड़ नहीं सकता था,
भारत को उसका बचाना परम धर्म था। और भारतीय भी चाहते थे, भारतीय भी यही चाहते थे कि अगर हमारी आंतरिक सरकार बन जाती, अगर सरकार हमारी बन जाती है, अपनी नीतियों से हम चलें तो हम यहाँ पे जापान का सामना कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसे कुछ होता नहीं है। और होता क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, चीन के चांसलर चांग केई शेक और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री इबोट, इन तीनों ने संयुक्त बैठक की और इन्होंने तुरंत ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल से बात की कि अभी का भी कोई ना कोई उपाय बनाइए कि भारतीय सेनाएं जल्द से जल्द युद्ध में हमारा साथ दें, नहीं तो हम हार जाएंगे, जर्मनी ने हमें बुरी तरह से हरा देगी, ठीक है ना। तो इन्होंने ऐसा नीति अपनाया, इंटरनेशनल तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ब्रिटेन पे दबाव बनाते हैं। ये तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति और विदेश मंत्री चांसलर तीनों मिलकर क्या करते हैं, ब्रिटेन पे अपना दबाव बनाते हैं। और ब्रिटेन ने इनके दबाव से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, 1942 में 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भेजा। और आपको बता दें क्रिप्स मिशन में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो नया रहे भारत के लिए, फिर उन्होंने वही चीज़ उठा के दे दिया, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। अभी हम देखेंगे क्रिप्स मिशन क्या था, ब्रिटेन के पास ऐसी क्या मजबूरियां आ गई, उसको क्रिप्स मिशन भेजना पड़ा। और क्रिप्स मिशन में उसमें क्या क्या प्रस्ताव थे उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं और अभी देख लेते हैं कि क्रिप्स मिशन क्या था। तो अब देखते हैं क्रिप्स प्रस्ताव क्या था। तो 11, यहाँ डेट याद रखिएगा, 11 मार्च 1942 में, 11 मार्च 1942 को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा एक प्रस्ताव आता है, ठीक है ना। ये ब्रिटेन के सांसद थे, ठीक है ना। ये प्रस्ताव लेके आते हैं और उन प्रस्ताव में क्या लिखा था इसको भी आप देख लीजिएगा। इसमें कोई भी नई बात नहीं थी, ठीक है ना। जो अगस्त प्रस्ताव में जो चीज़ें थी वही उठा के क्या दे दिया था क्रिप्स प्रस्ताव में। विंस्टन चर्चिल सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो दबाव बन रहे थे उसी से बचने के लिए कि देखिए हम तो भारत के साथ समझौता करना चाहते हैं, हम तो भारत के लिए अच्छा कार्य करना चाहते हैं, लेकिन भारत उसमें क्या कर रहा है, विद्रोह कर रहा है, हमारा साथ नहीं दे रहा है। उससे बचने के लिए यानी कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चीन से बचने के लिए विंस्टन चर्चिल ने एक षड्यंत्र रचा और वो षड्यंत्र यही है, ठीक है ना। 11 मार्च 1942 का जो क्रिप्स मिशन है इसको कहते हैं क्रिप्स मिशन, ठीक है ना। इन्हीं के सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नाम पे पड़ा है क्रिप्स मिशन। और ये विंस्टन चर्चिल के द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया था। इसमें एक चीज़ और कही गई थी, एक चीज़ अलग से जोड़ा गया था कि भारत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या राष्ट्रमंडल में शामिल होने या ना होने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। तो इसमें कौन सी नई बात है, स्वतंत्र तो है ही, वो भारत है अपना, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल हो या राष्ट्रमंडलों में शामिल होने हो, ये उन्हें क्या बताने की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये था क्रिप्स मिशन, ठीक है ना। वैसे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनका बहुत बड़ा सहयोग था,
इनका मानना था कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन की नीतियाँ यही थी कि जल्द ही जल्द अंतरिम सरकार बना देगी, भारत में स्वशासन की व्यवस्था कर देगी, ठीक है ना। इसलिए ये प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं सर स्टैफोर्ड जो क्रिप्स थे उनकी भी नीतियाँ फेल हो जाती हैं, ठीक है ना। अब भारत डिमांड करने लगता है, अब भारत क्या चाहता है कि भारत चाहता है तत्कालिक स्वशासन की व्यवस्था, और ब्रिटेन इसको मानने से इनकार कर देता है और हार मान के जो क्रिप्स मिशन है उसको वापस जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही देखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि उसके बाद वेबेल योजना क्या है, ठीक है, और आगे देखेंगे कि कैबिनेट मिशन क्या है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, धन्यवाद।